हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक और वीडियो हम लोग ले रहे हैं 12th क्लास हिंदी मीडियम का। और उसके अंदर हम लोग सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, यानी कौन कौन से टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे आवेश की इकाई के बारे में। ठीक है, आवेश के मात्रक के बारे में जानेंगे कि आवेश का क्या मात्रक होता है, उसकी विमा वगैरह के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए, आवेश और आवेश के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके अलावा आवेशित करने की विधियों के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि कौन कौन से गुणधर्म होते हैं आवेश के जो वो हमेशा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये सारे की पॉइंट्स रहेंगे जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आवेश की इकाई के बारे में देखते हैं। ठीक है, आवेश की इकाई या फिर मात्रक। ठीक है, क्योंकि हर भौतिक, हम लोग जानते हैं 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, हर भौतिक राशि को मापने के लिए कोई ना कोई मात्रक होता है। तो अब जब एक नई भौतिक राशि आवेश हमारे सामने आई है तो इसको मापने के लिए क्या मात्रक है वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए, 11th क्लास में जब एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति जो हमने पढ़ी थी मात्रकों की, तो उसके अंदर हम जानते हैं कि आवेश जो है वो एक मूलभूत भौतिक राशि के अंदर सम्मिलित नहीं था। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि विद्युत धारा जो है उसको उसकी मूलभूत भौतिक राशि, जो 7 मूलभूत भौतिक राशि थी ना, उसके अंदर सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो अब विद्युत धारा क्योंकि आवेश से संबंधित है, तो उसी संबंध के आधार पर हम लोग यहाँ पर आवेश के मात्रक को निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विद्युत धारा किस तरीके से हम लोग परिभाषित करते हैं। विद्युत धारा के माध्यम से निकालेंगे, क्योंकि तो विद्युत धारा क्या होती है, देखो, विद्युत धारा होता है कि कोई भी चालक पदार्थ है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चालक और अचालक पदार्थ आवेश के प्रवाहित होने के आधार पर ही पदार्थों को जो है डिवाइड किया गया है कि अगर आवेश को प्रवाहित होने देते हैं तो वैसे पदार्थ को चालक बोलेंगे, और आवेश को नहीं प्रवाहित होने देते हैं ऐसे पदार्थ को हम लोग अचालक या फिर कुचालक बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो चालक पदार्थ है, यानी कि जो आवेश प्रवाहित होने देते हैं, उसके अंदर आवेशों के प्रवाहित होने की दर को ही विद्युत धारा बोलते हैं। यानी कि आवेश प्रति सेकंड कितने प्रवाहित हो रहे हैं। अगर मान लो कि कोई भी फिक्स अमाउंट का जो आवेश है वो प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, किसी भी कोई भी जो है चालक है उसके फिक्स जो क्षेत्र है उससे जो है वो प्रवाहित हो रहा है कितने समय में। ठीक है, अब टोटल मान लो कितने समय में इतना आवेश प्रवाहित हुआ, लेकिन अगर उस समय से हम लोग भाग दे दे प्रति सेकंड कितना प्रवाहित हुआ, तो वो जो मान आता है वो होती है विद्युत धारा हमारे पास में। तो विद्युत धारा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर विद्युत आवेश बटे समय। ठीक है, विद्युत आवेश बटे समय। तो यहाँ पर विद्युत धारा को तो क्योंकि एसआई पद्धति जो थी उसके अंदर मूलभूत भौतिक राशि में सम्मिलित किया गया था जिसका मात्रक था एम्पियर, जिसको ए से हम लोग लिखते थे। ठीक है, और आवेश का हमें निकालना ही है तो इसको तो ऐसा रख लेते हैं। ठीक है, समय के मात्रक को हम लोग जानते हैं, समय का मात्रक हर पद्धति में सेकेंड ही होता है जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आवेश का निकालना है तो एस को इधर भेज दो, तो देखो यहाँ से हमारे पास में आवेश का मात्रक आ जाता है एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड आवेश का मात्रक है, जिसको कूलाम जो वैज्ञानिक है जिन्होंने ये इसके अंदर स्थिर वैद्युतिकी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिद्धांत दिया था, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में जानकारी दी थी। तो उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आवेश के मात्रक को कूलाम नाम दिया गया है। ठीक है, जिसको सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आवेश के मात्रक की बात। अब इसी तरीके से हम लोग आवेश की विमा भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो, आवेश की विमा, अब यहाँ पर एम्पियर तो A1 सेकंड है तो T1, लेकिन कोई भी द्रव्यमान नहीं है और कोई भी लेंथ नहीं है, यानी कि लंबाई नहीं है, तो M0 L0 A1 T1
यहाँ पर इसकी विमा आ जाएगी। काफ़ी आसान है, ठीक है। तो ये हमने इसकी विमा को कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए, आवेश का मात्रक हम लोगों ने बता दिया है, विमा भी इसकी बता दी है, लेकिन आवेश का ये जो मात्रक है कूलाम, ये एक बड़ा मात्रक है, ठीक है। तो और हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वही है यहाँ पर जिसकी वजह से धारा मिलती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की वजह के स्थानांतरण की वजह से ही आवेश जो है वो किसी भी वस्तु पर हम लाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग जानते हैं होता है 1.67 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, जो कि बहुत ही कम अमाउंट का आवेश है, ठीक है। देखो 10⁻⁹ में चल रहा है, ठीक। तो यानी कि और भी जो आवेश है ये एक बहुत ही छोटी राशि है, तो हमें यहाँ पर छोटे मात्रकों की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो छोटे मात्रकों की ज़रूरत के लिए हम लोग कुछ जो ये यहाँ पर मात्रक है ये बता रहे हैं। तो देखो 10⁻⁻6 कूलाम अगर होता है, जिसको बोलते हैं 1 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो 1 माइक्रो कूलाम इक्वल्स टू कितना, 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। उसके अलावा 10⁻⁹ कूलाम इक्वल्स टू 1 नैनो कूलाम, ठीक है। 10⁻⁶ कूलाम हो तब तो 1 माइक्रो कूलाम, 10⁻⁹ कूलाम हो तो 1 नैनो कूलाम, 10⁻12 कूलाम हो तो 1 पिको कूलाम, ठीक है। तो ये आवेश के छोटे मात्रक हो गए। फिर उसके अलावा बात करें अगर सीजीएस सिस्टम में, ठीक है, सीजीएस पद्धति जो होती है उसके अंदर आवेश का मात्रक जो होता है उसको हम लोग या तो बोलते हैं स्टेट कूलाम या फिर फ्रैंकलिन। सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम या फिर फ्रैंकलिन, ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाता है। फिर उसके बाद में एक बड़ा मात्रक है, जो सबसे बड़ा मात्रक है वो होता है आवेश का मात्रक फैराडे, ठीक है। और 1 फैराडे जो है ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। 1 फैराडे इक्वल्स टू होता है यहाँ पर 96,500 यानी 96,500 कूलाम, ठीक है। 1 फैराडे जो है वो इतने कूलाम के बराबर होता है, ये आवेश का बड़ा मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई है आवेश के मात्रकों की बात। अब जो है हमारा जो आज का अगला टॉपिक है वो है आवेश के गुणधर्म। आवेश कौन कौन से गुणधर्मों की पालन करते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आवेश के गुणधर्मों की बात करते हैं। तो देखिए आवेश के गुणधर्म में सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताती हूँ। देखो, अब जैसे भी कोई भी वस्तु है जिसके ऊपर धनात्मक आवेश है, ठीक है, अगर उतनी ही समान मात्रा का अगर उसको ऋणात्मक आवेश दे दिया जाए तो देखो ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का एक गुणधर्म है कि धनात्मक आवेश और समान मात्रा का ऋणात्मक आवेश जो है वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश ऋणात्मक है प्रोटॉन पर उतना ही आवेश जो है वो धनात्मक है। तो दोनों जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक दूसरे के आवेश को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका पहला गुणधर्म हम लोग ले लेते हैं आवेशों की योगात्मकता। तो देखो आवेशों की योगात्मकता से क्या मतलब है, देखो नाम से भी पता चल रहा है आवेशों की योगात्मकता। तो यहाँ पर क्या है कि जो आवेश है वो एक अदिश राशि है, ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है। अब देखिए अदिश राशि और सदिश राशि जो है वो आप लोग 11th क्लास में
बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अदिश राशि वो होती है जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि आवेश की कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। आवेश को परिभाषित करने के लिए दिशा नहीं चाहिए होती है, सिर्फ परिमाण बताना होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक अदिश राशि है, तो आप जानते हो कि सदिश राशि को तो देखो जोड़ने के लिए, टोटल करने के लिए, परिणामी निकालने के लिए अलग अलग नियम लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर उसकी दिशा भी सम्मिलित होती है, ठीक है, इसलिए। लेकिन जो एक अदिश राशि होती है उसका जो है योग करना, उसका परिणामी निकालना काफ़ी आसान है, क्योंकि उसको गणितीय रूप से आसानी से योग कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो आवेश चाहे दो प्रकार के हों, धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन उनका योग निकालना काफ़ी आसान है, उनको आसानी से गणितीय रूप से योग करके उनका परिणामी निकाला जा सकता है। उदाहरण देखते हैं अब इसका, ठीक है। तो उदाहरण में देखो, मान लो कि ये एक कोई वस्तु है, ठीक है, कोई चालक मान लो आप, ठीक है, और इसको हम लोगों ने पहले 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं हम लोगों ने, यानी कि -2e इसके ऊपर आवेश आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, इसको दे रहे हैं, ठीक है, तो अब इसके ऋणात्मक आवेश में वृद्धि हो रही है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इससे हम लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिए हैं, ठीक है, दिए नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसे। अब इसके ऊपर अगर अपने को पूछे कि इस चालक पर टोटल कितना आवेश है, परिणामी आवेश अगर पूछे, तो हम लोग देखो आसानी से निकाल सकते हैं। पहले इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि इसके ऋणात्मक आवेश में वृद्धि कर रहा है, तो माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो माइनस का 2e। फिर इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दिए, तो माइनस का 4e। 3 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये धनात्मक में हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वापस लिए ना, तो इलेक्ट्रॉन जब देते हैं तो ऋणात्मक, और इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो धनात्मक, तो +3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर। अब इसका टोटल आसानी से निकाल दो, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 3, तो कितना बचा, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जो आवेश है इसके ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि -3 आवेश हम लोग बता सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर बोल देते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे कि इसके पास ऋणात्मक आवेश है। अगर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो धनात्मक आवेश आ जाता है, ठीक है। तो आवेश का ये एक गुणधर्म है कि आवेश जो है वो योगात्मक प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि होने के कारण उसका परिणामी निकालना काफ़ी आसान है, गणितीय रूप से, आंकिक रूप से उसको योग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, जो अगला इसका गुणधर्म हम लोग देख रहे हैं। आवेश की निश्चितता या फिर निश्चरता। तो देखिए इसका क्या मतलब है, निश्चितता या निश्चरता का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर मतलब है कि आवेश जो है वो जो वेग है, जो स्पीड है, गति से मुक्त है। आवेश पर गति का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। यानी कि अगर कोई आवेश है, मान लो कोई चालक है और उस पर एक निश्चित मात्रा का आवेश है, 4 इलेक्ट्रॉन उसको दिए हुए हैं, तो उसके पास में -4 आवेश है, ठीक है, -4 उसके ऊपर आवेश है। तो यहाँ पर अगर वो चालक चाहे वो स्थिर अवस्था में रहे या फिर गतिमान अवस्था में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से ज़्यादा है, जितना भी आवेश है उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उस आवेश के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसकी गति से, ठीक है। चाहे वो जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो वस्तु जो है वो स्थिर अवस्था में रहे या फिर गतिमान अवस्था में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आवेश है वो निश्चित रहेगा,
ये होता है आवेश की निश्चितता या निश्चलता, कि उस पर गति का, वेग का, स्पीड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आवेश के परिमाण में किसी भी तरीके की कमी या फिर उसके ऊपर वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होती है। जो वो आवेश है वैसा का वैसा ही रहता है, चाहे वो विराम अवस्था में रहे या गति की अवस्था में रहे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आवेश विरामावस्था में बराबर है आवेश गतिमान अवस्था में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आवेश जो है वो विरामावस्था में और गतिमान अवस्था में बराबर ही रहता है, गति का कोई प्रभाव नहीं होता है, गति का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, आवेश के ऊपर। लेकिन तो क्या सभी जो आवेश हैं उनके ऊपर से ऐसा ही सभी जो भौतिक राशियां हैं क्या सभी इसी तरीके से होती हैं, उन पर गति का कोई प्रभाव नहीं होता है? ऐसा नहीं है। देखिए, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो है वो गति से मुक्त नहीं होता है, यानी कि गति का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, स्थिर अवस्था में या फिर बहुत ही ज़्यादा वेग की अवस्था में, कितना वेग, जब लाइट की स्पीड के बराबर यानी कि प्रकाश की गति के बराबर स्पीड से अगर इतनी स्पीड में अगर कोई भी द्रव्यमान हो तो उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, विरामावस्था से गति की अवस्था में जो है, बहुत ज़्यादा गति की अवस्था में उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। द्रव्यमान निश्चित नहीं रहता है वहाँ पर। ठीक है, द्रव्यमान निश्चित नहीं रहेगा, इसलिए द्रव्यमान जो है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन आवेश जो है वो निश्चित रहता है, गति का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो क्यों विराम इक्वल्स टू क्यों गतिमान। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होगी। उसके अलावा हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आवेश संरक्षण। तो देखिए, आवेश संरक्षण के अंदर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ उसके रूप को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ऊष्मा ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित कर देना, तापीय ऊर्जा को किसी अन्य ऊर्जा में, भाप ऊर्जा में परिवर्तित कर देना, भाप ऊर्जा से जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। इस तरीके से ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है, किंतु उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसी आधार पर यहाँ पर उसी तरीके से सेम आवेश संरक्षण का नियम है। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे कि जो हम लोगों ने घर्षण वाला जो लिया था स्टार्ट के अंदर, तो उसके अंदर यही तो करते थे कि दो पदार्थों का अगर आपस में घर्षित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण एक पदार्थ तो है वो धनात्मक हो जाता है और दूसरा पदार्थ ऋणात्मक हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉनों को हम लोगों ने उत्पन्न कर दिया है या फिर जो इलेक्ट्रॉन है उनको नष्ट कर दिया है, ऐसा संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उनको एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण करके हम लोग आवेश को, किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, ये आवेशित करने का तरीका हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल तो हम लोगों ने जो घर्षण वाला लिया था वो हो जाएगा फर्स्ट एग्जाम्पल, तो घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, इस एग्जाम्पल में भी ऐसा ही है। आवेश संरक्षण जो है नियम, इसके अंदर सेटिस्फाई होता है, क्योंकि एक वस्तु पर जितना धनात्मक आता है दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणात्मक आता है, तो आवेश संरक्षित रहा है। ठीक है, आवेश के अंदर कोई वैसे तो परिवर्तन आया ही नहीं है। अब देखो, इसके अंदर और भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं गामा किरण का। गामा किरण उत्पादन। तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्रिया करते हैं, इलेक्ट्रॉन
एंड प्रोटॉन जो है आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों आपस में एक साथ में जुड़कर गामा किरण बनाते हैं। तो गामा किरण जो है वो हम लोग जानते हैं कि उस पर किसी भी तरीके का आवेश नहीं होता है, सिर्फ एक ऊर्जा का रूप है जो कि उदासीन होता है और इसकी ऊर्जा होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी ऊर्जा गामा किरण की होती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर गामा किरण का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है इसका हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन पर आवेश दोनों पर समान होता है, लेकिन क्या होता है कि विपरीत तरीके का होता है, इस पर ऋणात्मक और इस पर धनात्मक। तो माना इस पर -1 और ये +1, तो -1 + 1 जुड़कर कितना हो गया 0, और गामा किरण पर कोई आवेश होता नहीं, इसका मतलब 0। तो आवेश संरक्षण है दोनों तरफ। इस अभिक्रिया के अंदर देखो आवेश संरक्षित रहा है, दोनों तरफ जो आवेश है टोटल वो बराबर है। कोई भी इनके अंदर इस अभिक्रिया के दौरान कोई भी आवेशों का ऐसा नहीं है कि क्षय हो गया है या उत्पादन हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इस अभिक्रिया में आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। इसके विपरीत अगर गामा किरण से जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखो वापस बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस अभिक्रिया के अंदर नष्ट हो गए हैं, अभी इनको वापस उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। इस गामा किरण से फिर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बनाया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं युग्म उत्पादन अभिक्रिया। युग्म उत्पादन अभिक्रिया में गामा किरण से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फिर से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और इधर की साइड आवेश 0, इधर -1 + 1 = 0, तो आवेश जो है वो संरक्षित है। इसके अलावा और भी जो अभिक्रिया होती हैं, जैसे कि आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो ये भी एक तरीके की रासायनिक अभिक्रिया ही है। उसके अलावा आपकी रेडियो एक्टिव जो अभिक्रियाएं हैं, जो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विघटन की अभिक्रियाएं हैं, इन सब अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षित रहता है। तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर α6 का उदाहरण ले रहे हैं। तो देखो यूरेनियम जो कि आपको पता है आवर्त सारणी में 92 स्थान पर आता है, जिसका द्रव्यमान संख्या होती है 238। ठीक, इससे क्या होता है कि α6 के अंदर अल्फा डीके जब होता है, अल्फा कण जो है इसमें से जब टूटता है, तो देखो यहाँ पर अल्फा कण क्या होता है, हीलियम जो होता है, हीलियम का कण जो है वही अल्फा कण होता है यहाँ पर। तो हीलियम आपको पता है दूसरे स्थान पर आता है, तो 2He4 उसकी द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, और साथ में बनता है थोरियम जो कि 90 के स्थान पर आता है और 234 इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो ये अभिक्रिया होती है हमारे पास में। ठीक है, अब देखो इस अभिक्रिया के अंदर हम लोग देखते हैं क्या आवेश संरक्षित है, क्या है, ये रेडियो एक्टिव अभिक्रिया है। यूरेनियम जो है जो अस्थायी नाभिक होते हैं ना, तो यूरेनियम क्या है, अस्थायी नाभिक है जो अपने आप अपने से छोटे नाभिकों में टूट जाता है, तो ये होती है रेडियो एक्टिविता। तो यहाँ पर यूरेनियम हीलियम जो कण है इसको निकालकर एक छोटे नाभिक में टूट जाता है जो कि है थोरियम। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के अंदर इधर देखो कितना आवेश है 92, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी नाभिक में, किसी भी परमाणु में। तो यहाँ पर 92 जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और इधर की साइड देखो 90 और +2, तो इधर की साइड भी कितने हैं 92 ही है, यानी कि इस अभिक्रिया में भी आवेश जो है वो संरक्षित रहा है। फिर उसके बाद एक नाभिकीय अभिक्रिया का उदाहरण ले लेते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया का उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, कि दो छोटे छोटे नाभिक जो है वो आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं नाभिकीय संलयन में। तो 7 नंबर पर आता है हमारे पास में नाइट्रोजन, द्रव्यमान संख्या 14 होती है। वो हीलियम के साथ में अभिक्रिया करके, हीलियम के साथ जुड़कर यहाँ पर फ्लोरीन बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये फ्लोरीन फिर से टूटकर ऑक्सीजन बना लेता है, ऑक्सीजन का समस्थानिक है यहाँ पर ये,
और एक हाइड्रोजन निकाल देता है। तो ये एक अभिक्रिया होती है नाभिकीय संलयन की। तो इसके अंदर देखते हैं कि जो यहाँ पर आवेश है ये संरक्षित है क्या। तो यहाँ पर 7 प्लस इधर की साइड में 2, यहाँ पर कितने 9, तो ठीक है 7 प्लस 2 9, ठीक है। इधर की साइड 8 प्लस 1 9, ठीक है। यानी कि इस अभिक्रिया में भी आवेश जो है वो संरक्षित रहा है। तो इसके अलावा फिर एक और प्रॉपर्टी हम लोग ले लेते हैं आवेश की। अगली प्रॉपर्टी ले रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, मैं अपने वीडियोस में पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। कोई भी टॉपिक है, भले ही वो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको एकदम अच्छे से समझ में आए, ठीक है। उसके अंदर आपके कोई भी डाउट नहीं रहे। जितनी इजी से इजी लैंग्वेज में हो सके मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी किसी का डाउट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, डाउट रह सकता है और आप लोग आसानी से पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हो और मैं आप लोगों को आंसर ज़रूर करूँगी। अगर कुछ बड़ा क्वेश्चन हुआ तो सेपरेट वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगी, लेकिन आप लोग अपने डाउट जो है वो अपने पास मत रखिए। आप लोग अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछिए उसके अंदर कोई, क्योंकि अगर आप अभी से ही डाउट अगर इकट्ठे करने लग जाओगे तो फिर लास्ट तक ही आपके डाउट जो है वो बढ़ते जाएंगे और उससे क्या है कि आपको इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 12th क्लास की बुक आपकी पूरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना इंटरेस्ट के साथ आप लोग पढ़ोगे उसको आपको पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। बर्डन नहीं लगेगा, ये चीज़ मतलब बोझ नहीं लगेगी आपको कि मतलब इतनी बहुत डिफ़िकल्ट है, ये है वो है, कोई बहुत आसान लगेगा आपको, आसानी से आप लोग कर सकते हो इसके अंदर। तो देखो आवेश का क्वांटीकरण हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण को देखो आप इस तरीके से समझो, जो प्रकाश है उसकी हम लोग द्वैत प्रकृति मानते हैं। कैसे मानते हैं कि प्रकाश की कुछ घटनाएं जो हैं वो तो हमारे पास में किरण रूप में मानकर, उसको रे रूप में मानकर भी समझाई जा सकती हैं। कुछ घटनाएं रे तरीके से नहीं मानी जा सकती, यानी कि किरण के रूप में मानकर प्रकाश को नहीं समझाई जा सकती। उस टाइम पर हमें प्रकाश को एक कण के रूप में मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस तरीके से क्या हुआ कि वैज्ञानिक जो है ये मानते हैं कि प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति का होता है, किरण रूप में भी होता है और कणीय रूप में भी होता है, ठीक है। तो कण जो रूप में जब मानते हैं तो एक छोटे छोटे पैकेट, यानी कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में मानते हैं प्रकाश को, जिसको बोलते हैं क्वांटा, ठीक है। प्रकाश का क्वांटा हम बोलते हैं उसको, और उसका मतलब होता है पैकेट, ठीक है। क्वांटा का मतलब पैकेट ही होता है, यानी कि प्रकाश को छोटे छोटे पैकेट के रूप में मानते हैं इस तरीके से कि कभी कभी जो है प्रकाश इस तरीके से कंटिन्यूस ना होकर, निरंतर इस तरीके से निरंतर ना होकर, इसकी सीधी तरीके से इस तरीके ऐसे ना होकर छोटे छोटे पैकेट के रूप में, विरक्त रूप में, जैसे कंटिन्यू ना होकर इस तरीके से प्रकाश जो है वो गमन करता है, ठीक है। और इस पैकेट को बोलते हैं फोटोन। तो देखिए ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उसी तरीके से आवेश जो है, आवेश को भी हम लोग क्वांटम फॉर्म में मानते हैं कि आवेश जो है वो पैकेट के फॉर्म में जाता है, ठीक है, निरंतर नहीं है। आवेश का जो स्थानांतरण है उसको निरंतर नहीं माना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू कोई चीज़ होती है, ठीक है। पहले आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे, तो ये एक पैकेट के फॉर्म में जो है आगे बढ़ता है। तो यही चीज़ है आवेश का क्वांटीकरण, कि आवेश जो है वो क्वांटम रूप में होता है और इसका सबसे छोटा से छोटा पैकेट होता है क्वांटम, ठीक है। तो सबसे छोटा से छोटा पैकेट यानी कि आवेश का क्वांटम क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको बोलते हैं आवेश का क्वांटम। आवेश का क्वांटम क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसका मान कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि अगर किसी को आवेशित करना है तो या तो उसको इतना आवेश देना पड़ेगा या इतना आवेश लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कम से कम इतना आवेश का स्थानांतरण एक बार में होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 कूलाम दे दिया, 1.2 कूलाम दे दिया, 1.3 कूलाम दे दिया, 1.6 कूलाम दे दिया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होगा कि 1.6 इलेक्ट्रॉन दे दिया,
या तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा जाएगा, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा, ठीक है। यानी कि एक कूलम हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, और 2.5 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ऐसे नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर वो आवेश का छोटे से छोटा पैकेट है और कम से कम उतना आवेश का स्थानांतरण एक बार में अवश्य होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके से नहीं होता। तो किस तरीके से होगा कि किसी भी पदार्थ पर आवेश को जो है वो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, Q बराबर प्लस माइनस NE, और N जो है वो यहाँ पर प्राकृत संख्या है, ठीक है। N जो है यहाँ पर प्राकृत संख्या है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 जिसका मान होता है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या तो बिल्कुल भी आवेश नहीं है, या 1 2 3 इलेक्ट्रॉन के जो नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही आवेश हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। समझ रहे हो आपकी आवेश जो है वो इस तरीके से ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, सबसे पहले आवेश की इकाई मात्रक के बारे में देखा, आवेश की विमा के बारे में देखा है, उसके बाद में आवेश के बहुत सारे गुणधर्मों के बारे में देखा है हम लोगों ने। तो आवेश के गुणधर्म देखे हैं इसके अंदर, तो कौन कौन से गुणधर्म देखे हैं, देखो हम लोगों ने आवेश की योगात्मकता, फिर उसके बाद आवेश की निश्चितता, आवेश संरक्षण के बहुत सारे उदाहरण देखे हम लोगों ने, नाभिकीय अभिक्रिया वगैरह है, यूरेनियम का एग्जाम्पल लिया है, उसके बाद देखा है आवेश का क्वांटीकरण। तो इसके अंदर आवेश के हम लोगों ने सारे गुणधर्म हम लोगों ने देख लिए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर यूज़फुल लग रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि उससे क्या होता है कि इंस्पिरेशन मिलती है आपके लिए और अच्छा वर्क करने की, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। और भी स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। और थैंक यू सो मच।